हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी 5 एडजस्टमेंट्स के बारे में। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। एक हम लोगों ने बात करी थी कौन से एडजस्टमेंट की, आउटस्टैंडिंग की, फिर प्रीपेड की, फिर अक्रूड की, फिर अनर्ड की। तो 5 एडजस्टमेंट जो है हम लोग जो है प्रिपेयर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 6th एडजस्टमेंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर जो हमारा 6th एडजस्टमेंट आ रहा है वो है डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन आप सभी लोग जानते हैं कि हम फिक्स्ड असेट्स के ऊपर लगाते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं? फिक्स्ड असेट्स के ऊपर लगाते हैं। यानी कि जो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती हैं जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, है ना, आपका बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स, ये जो कंप्यूटर, ये जो होते हैं इनके ऊपर हम क्या करते हैं? डेप्रीशिएशन लगाते हैं। ठीक है। और डेप्रीशिएशन क्या होता है कि भाई हम इन फिक्स असेट्स को यूज़ करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो उनकी वैल्यू को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? उनके ऊपर डेप्रीशिएशन जो है चार्ज करते हैं। इसे अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। भाई डेप्रीशिएशन हम डायरेक्ट भी लगाते हैं या फिर डेप्रीशिएशन को हम क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के अंदर अक्यूमुलेट करते जाते हैं। तो सपोज कीजिए कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है और उसने प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रखा है और वो फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करता है। तो इस कंडीशन के अंदर कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी? यानी कि व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, यानी कि प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं किया गया है। तो इस कंडीशन के अंदर पहली जनरल एंट्री जो होगी वो होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। यानी कि जो भी असेट होगी उसका नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे कि मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पहली एंट्री तो ये होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? हम इस डेप्रीशिएशन को क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो हम इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, ये एंट्री हम लोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता तो इस कंडीशन के अंदर हम कौन सी जनरल एंट्री करते हैं? हम डायरेक्ट फिक्स्ड असेट के ऊपर डेप्रीशिएशन को क्या कर देते हैं? चार्ज कर देते हैं। किसको चार्ज कर देते हैं? डेप्रीशिएशन को डायरेक्ट फिक्स्ड असेट्स के ऊपर चार्ज कर देते हैं और डेप्रीशिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आपको हर एडजस्टमेंट जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर मशीनरी गिवन है 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम वर्ड लिखा हुआ है ऑन बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। यानी कि यहाँ पर ये जो है प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो जब प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन को मेंटेन नहीं किया जा रहा तो हम लोग पहली एंट्री क्या करेंगे? हम लोग फर्स्ट एंट्री करेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे?
डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। पहली एंट्री तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। अब 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 रुपये। हम 20,000 रुपये का क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन लगा देंगे और इस डेप्रीशिएशन को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन को मेंटेन नहीं किया जा रहा, इसलिए हम यहाँ पर ये 2 एंट्री करेंगे। हम डेप्रीशिएशन जो है वो डायरेक्ट किस पर चार्ज कर देंगे? मशीनरी के ऊपर चार्ज कर देंगे। अब इसको हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे? जो डेप्रीशिएशन है इसको तो हम P&L के डेबिट में लिख देंगे। हम लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 20,000 रुपीज़। हम P&L के डेबिट में लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 20,000 रुपीज़। और इधर हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर हम लोग लिखेंगे मशीनरी 2 लाख रुपीज़ लेस डेप्रीशिएशन 20,000 रुपीज़। और यहाँ पर हम लिख देंगे आउटर कॉलम में 1,80,000 रुपीज़। तो अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता तो हम डेप्रीशिएशन जो है वो डायरेक्ट फिक्स्ड असेट के ऊपर चार्ज कर देते हैं। हम डेप्रीशिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं और बैलेंस शीट के अंदर हम असेट की वैल्यू में से डेप्रीशिएशन को लेस कर कर दिखाते हैं। 1 मिनट बच्चों, हेलो, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? असेट की वैल्यू में से डेप्रीशिएशन को क्या करते हैं? लेस करके दिखा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन को मेंटेन नहीं किया जाता तो डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास के बीच में एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है। और इस बैच के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ विथ स्पीड फैसिलिटी आपको अवेलेबल होंगी। इसके अंदर आपको PDF नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे जिसे आप प्रिंट करा सकते हैं। इसके अंदर डाउट सेशन क्लासेस भी लगाई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 1 ईयर। और साथ ही साथ इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी विथ वीडियो सॉल्यूशन। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके CC मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब यहां पर क्या हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट को मेंटेन किया जा रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या जनरल एंट्री होगी, क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी? तो देखिए, यहाँ पर हम डेप्रीशिएशन को डायरेक्ट फिक्स्ड असेट के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे। हम डेप्रीशिएशन को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? हम कर देंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम फिक्स्ड असेट में ट्रांसफ़र नहीं करते, यहाँ पर हम डेप्रीशिएशन को कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में, ठीक है। और डेप्रीशिएशन को जैसे पहले हमने P&L में ट्रांसफ़र करा वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट।
तो इस कंडीशन के अंदर ये दो जनरल एंट्री होती है। आपको हर सिचुएशन को ढंग से समझ के जाना है, कहीं ये ना हो कि एग्ज़ाम के अंदर आप क्वेश्चन गलत करिए आए। बस फ़र्क यहीं पर ही है, जब प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो डेप्रीशिएशन फिक्स्ड असेट के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता, डेप्रीशिएशन के अमाउंट को प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि पहली वाली कंडीशन में आप देखो हमने डेप्रीशिएशन को डायरेक्ट फिक्स्ड असेट के ऊपर चार्ज किया था। बस इन दो एंट्रियों के अंदर और इन दो एंट्रियों में यहीं पर ही क्या है, डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, हमें बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या दे रखा है ध्यान से आप ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या दे रखा है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। हमें मशीनरी दे रखी है 2 लाख की, फर्नीचर दे रखा है 1 लाख का, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी दे रखी है 60,000 की, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर दे रखा है 27,100 का। यानी कि अब ये प्रोविज़न मेंटेन कर रहे हैं। तो अब हमको क्वेश्चन किस तरीके से करना है, और नीचे एडजस्टमेंट को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। डेप्रीशिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। भाई हमें मशीनरी के ऊपर तो जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें क्या करना है, डेप्रीशिएशन काटना है, यानी कि स्थायी किस्त विधि से हमको डेप्रीशिएशन काटना है। एंड ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम बाय द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है, WDV मेथड, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि क्रमागत ह्रास पद्धति से हमको क्या करना है, डेप्रीशिएशन काटना है। तो देखिए मशीनरी के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड से काटना है और फर्नीचर के ऊपर WDV मेथड से काटना है। तो भाई हम जानते हैं कि जब भी प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो जितनी भी स्थायी संपत्तियां होती हैं उनको लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है ना। उनके मूल्य में से हम मूल्यह्रास को नहीं घटाते हैं, क्योंकि हम मूल्यह्रास जो है, डेप्रीशिएशन जो है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। तो यानी कि यहाँ पर जो मशीनरी की और फर्नीचर की जो वैल्यू दे रखी है, ये हमको क्या दे रखी है, कॉस्ट प्राइस ही दे रखी है। यहाँ पर क्या दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, क्योंकि जब भी हम प्रोविज़न को मेंटेन करते हैं तो हम स्थायी संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर ही दिखाते हैं। तो देखिए अब हमें मशीनरी के ऊपर जो है डेप्रीशिएशन काटना है, 10% काटना है, और ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से काटना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमेशा डेप्रीशिएशन किस पर लगता है, कॉस्ट प्राइस पर लगता है। तो हमारे पास मशीनरी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख रुपए है। तो मशीनरी के ऊपर हम जो मूल्यह्रास काटेंगे वो कितना काटेंगे, हम काटेंगे 2 लाख का 10%, यानी कि 20,000 रुपये का मूल्यह्रास हम काटेंगे। किसके ऊपर, मशीनरी के ऊपर, क्योंकि मशीनरी पर जो डेप्रीशिएशन काटना है वो कौन से मेथड से काटना है, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से काटना है। जबकि अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर के ऊपर मुझे WDV मेथड से काटना है। किस पर काटना है, WDV मेथड से काटना है। अब मुझे फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस दे रखी है, जबकि क्रमागत ह्रास पद्धति के अंदर जो मूल्यह्रास लगाते हैं वो मूल्यह्रास घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर लगाते हैं। तो अब मशीनरी की तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, तो यानी कि मुझे पहले मशीनरी की
वैल्यू को निकालना पड़ेगा, उस अमाउंट को निकालना पड़ेगा जिसके ऊपर मूल्यह्रास काटना है। भाई मशीनरी के ऊपर तो कॉस्ट पर काटना था, मेरे पास कॉस्ट प्राइस थी इसलिए मैंने काट दिया, लेकिन फर्नीचर के ऊपर मुझे क्रमागत ह्रास पद्धति से काटना है तो मुझे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, अपलिखित मूल्य यानी कि पुस्तक मूल्य निकालना पड़ेगा। तो फर्नीचर जो है वो 1,00,000 का है और मैं उस पर अभी तक 27,100 रुपये का डेप्रीशिएशन काट चुका हूँ। तो यानी कि 1,00,000 में से 27,100 रुपये मुझे माइनस करने पड़ेंगे। अब मैं 27,100 रुपये यदि इसके ऊपर से माइनस करता हूँ तो 1,00,000 में से 27,100 जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मुझे इसका बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72,900 रुपीज़। कितनी आ जाएगी, 72,900 रुपीज़ जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 72,900 के ऊपर मैं कितना काटूंगा, 10%, यानी कि डेप्रीशिएशन में फर्नीचर के ऊपर लगाऊंगा 7290, यानी कि 7,290 रुपये का डेप्रीशिएशन मैं फर्नीचर के ऊपर लगाऊंगा। देखो बच्चों, फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने जा रहे हो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको तय करना है कि कितना कैसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो बहुत बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। अब क्या हुआ, मैंने दोनों के ऊपर लगाया जाने वाला डेप्रीशिएशन निकाल लिया। अब मैं डेप्रीशिएशन की एंट्रियां करूंगा। एडजस्टमेंट एंट्रियां में क्या क्या करूंगा, पहले मैं डेप्रीशिएशन मशीनरी की बता देता हूं। तो मैं यहां पर एंट्री करूंगा डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट। पहले तो मैं ये एंट्री करूँगा क्योंकि मैं मशीनरी के ऊपर तो डेप्रीशिएशन लगा नहीं सकता, मुझे प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करना है। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, 20,000 रुपीज़ का अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र करना है। फिर मैं दूसरी एंट्री करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, ठीक है, 20,000 रुपीज़। अब इसी तरीके से मैं किसकी एंट्री करूँगा, फर्नीचर की। मैं एंट्री करूँगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट 7290। और इस डेप्रीशिएशन को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट 7290। तो देखिए, पहले तो मैंने डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन करने के बाद मैंने क्या किया, डेप्रीशिएशन लगाने की एंट्री करी, लेकिन डेप्रीशिएशन को मैंने कहाँ पर ट्रांसफ़र करा है, प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करा है। फिर मैंने मशीनरी के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाने की एंट्री करी और डेप्रीशिएशन को मैंने प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करा है, क्योंकि भाई मैं प्रोविज़न अकाउंट क्या कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डायरेक्ट चार्ज नहीं कर सकता। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएंगे, भाई ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्रियां करी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, टू डेप्रीशिएशन ऑन
मशीनरी टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। तो मैंने मशीनरी के ऊपर लगाया 20,000, इस पर लगाया 7290। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो मैंने ये दो एंट्रियां जो ट्रांसफर करने की करी वो कर दी। अब मैं बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट के अंदर आप प्रोविज़न को असेट में से माइनस करके भी दिखा सकते हो और प्रोविज़न को आप लाइबिलिटी साइड के अंदर भी लिख सकते हो और असेट की वैल्यू वो की वही रहेगी। तो आप चाहो, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हम डेप्रीशिएशन को, डेप्रीशिएशन हो या प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन हो, उसको लेस कर कर ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मशीनरी की वैल्यू कितनी है, मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपए। कितनी है? 2 लाख रुपए। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा लेस प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, है ना, ऑन मशीनरी, ऑन मशीनरी। अब देखो पहले प्रोविज़न कितने का था, पहले प्रोविज़न बना रखा था 60,000 का, अब 20,000 बढ़ गए, तो यहाँ पर मैं 60,000 लेस नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं 80,000 लेस करूँगा, तो यहाँ पर हो गए 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 60,000 प्लस 20,000, ये कर कर 80,000 रुपये आए हैं। उसी तरह मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्नीचर, क्या लिखूँगा? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 1 लाख का, लेस प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। अब पहले फर्नीचर के ऊपर कितना प्रोविज़न था? 27,100, 7,290 रुपये और बढ़ गए, तो यहाँ पर मैं लेस करूँगा 27,000 प्लस 7,290, तो यहाँ पर ये हो गए 34,290 रुपये। तो 34,290 रुपये में लेस करके दिखाऊंगा, तो 0, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6। तो ये इतना डेप्रीशिएशन कटने के बाद जो है वैल्यू आ रही है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आया होगा कि भाई प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन जब मेंटेन करते हैं तो किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। और यदि आप लोग चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मशीनरी को 2 लाख लिखो, फर्नीचर को 1 लाख लिखो, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन 80,000 यहाँ लिखो, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 34,290 रुपये आप लाइबिलिटी साइड के अंदर भी लिख सकते हो। दोनों तरीके हैं, या तो आप प्रोविज़न को असेट में से माइनस करके दिखाओ या आप चाहो तो लाइबिलिटी साइड के अंदर लिख दो। तो मुझे एक बार रिप्लाई करके बताओ कि यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, कि जब हम प्रोविज़न मेंटेन करते हैं तब क्या करते हैं और जब हम प्रोविज़न मेंटेन नहीं करते तब कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया क्या कंसेप्ट आपका? अब देखिए एक क्वेश्चन और है, when depreciation account is within the trial balance and provision for depreciation account is maintained। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हटकर है, हटकर क्या है कि अब देखो आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस के नीचे मुझे कुछ भी नहीं दे रखा, यानी कि कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिचुएशन कुछ इसी तरीके की थी लेकिन मुझे एडजस्टमेंट गिवन था। अब लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कोई एडजस्टमेंट ही गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितनी माताफोड़ी यहाँ पर अपन ने की है
ये सब ऑलरेडी हो चुकी है। हमें तो केवल और केवल क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर ही दिखाना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज़ आ गई और उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट यदि बाहर नहीं है तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, हमें एडजस्टमेंट एंट्रियां भी नहीं करनी है। हमें तो केवल क्या करना है, इनको उठाकर फाइनल अकाउंट्स के अंदर लिखना है, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखो हमें डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी दे रखा है, हमें डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखा है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी यहाँ दे रखा ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर यहाँ दे रखा ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसका मतलब डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री ये लोग कर चुके हैं और प्रोविज़न के अंदर भी ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो आपको पता है डेप्रीशिएशन तो हम कहाँ दिखाएंगे, डेप्रीशिएशन हम दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर। कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी और टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। मशीनरी पर कितना डेप्रीशिएशन है, मशीनरी के ऊपर डेप्रीशिएशन है 20,000 का, तो 20,000 हमने यहाँ लिख दिए। फर्नीचर के ऊपर कितना डेप्रीशिएशन है, 4,000 का, तो हमने 4,000 यहाँ पर लिख दिए। तो ये तो दो अकाउंट का खेल हो गया। अब देखो मशीनरी के लिए ये प्रोविज़न मेंटेन करता है, लेकिन फर्नीचर के लिए प्रोविज़न मेंटेन नहीं करता। तो मशीनरी के लिए प्रोविज़न मेंटेन करता है, तो हम यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी कितने की है, 2 लाख की। और मैंने आपको कहा आप चाहो तो प्रोविज़न को इसमें से लेस कर कर भी दिखा सकते हो, और चाहो तो आप लाइबिलिटी साइड के अंदर भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको लेस करके दिखाऊंगा, टू प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। और जो डेप्रीशिएशन इन्होंने 20,000 रुपये का काटा है वो इसमें ऑलरेडी क्या है, जुड़ा हुआ है। इस 80,000 रुपये के अंदर वो डेप्रीशिएशन क्या है, जुड़ा हुआ है। यानी कि ये एडजस्टमेंट एंट्री कर चुके हैं, हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप इस 80,000 के अंदर ये 20,000 रुपये जोड़कर यहाँ पर लेस करो। ये 20,000 रुपये इस 80,000 रुपये के अंदर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर कोई एडजस्टमेंट गिवन है ही नहीं। यानी कि ये सब कुछ कर चुके हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर 80,000 लेस कर देंगे। मशीनरी की वैल्यू आ गई 1,20,000 रुपये। और यदि मैं चाहता तो मशीनरी को 2 लाख यहाँ लिख देता और प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन 80,000 रुपये लाइबिलिटी साइड में लिख देता। वो अपनी चॉइस है कि हम कैसे दिखाना चाहते हैं। रही बात फर्नीचर की, तो फर्नीचर में से ये 4,000 रुपये ऑलरेडी लेस हैं। 4,000 लेस करने के बाद ही 36,000 रुपये आए हैं, तो हमें दोबारा घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम फर्नीचर को क्या करेंगे, डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 36,000 रुपीज़, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्रीज की जा चुकी है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्रीज की जा चुकी हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नीचे कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है और सीधे ही हमको बैलेंसेस दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एडजस्टमेंट किया जा चुका है। हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करने की, कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इनको क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स में शो करना है। बस इतना ही काम करना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ तक का क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो मैंने डेप्रीशिएशन की आप लोगों को ए, बी और सी तीनों कंडीशन सिखा दी। पहली कंडीशन जब प्रोविज़न मेंटेन नहीं करते हैं, दूसरी कंडीशन जब प्रोविज़न मेंटेन करते हैं,
और तीसरी कंडीशन जब प्रोविज़न और डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो और कोई भी एडजस्टमेंट गिवन ना हो तो हमें किस तरीके से करना है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आ रहा है वो है मैनेजर्स कमीशन का। कौन सा एडजस्टमेंट है? मैनेजर्स कमीशन। कभी कभी व्यापारी जो है वो अपने मैनेजर को शुद्ध लाभ पर कमीशन देने का वादा करता है। कभी कभी क्या होता है, जो एकल व्यापारी होता है वो अपने मैनेजर को, या कभी कभी साझेदार भी ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर हमें इतना शुद्ध लाभ होगा तो हम आपको इतने % कमीशन देंगे वेतन के अलावा। किसके अलावा? वेतन के अलावा देंगे। तो वेतन तो मिलेगा लेकिन साथ में आपको शुद्ध लाभ के ऊपर कमीशन भी दिया जाएगा। अब लेकिन इस मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करने की 2 कंडीशन हमारे सामने एग्जाम में आ सकती है। एक आती है ऐसा कमीशन चार्ज करने से पहले, यानी कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो एक कंडीशन होती है बिफोर की, एक कंडीशन क्या होती है? बिफोर की होती है, और एक होती है ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद। तो एक कंडीशन किसकी होती है? आफ्टर की होती है। तो बिफोर और आफ्टर 2 कंडीशंस हो सकती हैं एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि आपके सामने बिफोर की कंडीशन आ रही है या आपके सामने आफ्टर की कंडीशन आ रही है। यदि बिफोर की कंडीशन है तो आप कैसे गणना करोगे? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और यदि आफ्टर की कंडीशन है तो आप कैसे गणना करोगे? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सपोज करो शुद्ध लाभ हुआ हमने मैनेजर को 10% कमीशन देने का क्या किया? वादा किया। अब इस कंडीशन के अंदर हमें शुद्ध लाभ हुआ 1 लाख रुपए का। तो मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 अपॉन 100। नहीं, या फिर अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को शुद्ध लाभ हुआ 2,20,000 रुपये का। तो बिफोर की कंडीशन है तो हम यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो शुद्ध लाभ का कमीशन कितना बना? 22,000 रुपये। ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर सपोज करो शुद्ध लाभ 2,20,000 ही हुआ। कितना हुआ? 2,20,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट है, तो 10 अपॉन 100 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 अपॉन 100 ही हुआ, यहाँ पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 110 हो गया। तो यहाँ पर जो कमीशन आएगा वो कितना आएगा? 20,000 रुपये। कितना आएगा? 20,000 रुपये। यानी कि आफ्टर की कंडीशन में कमीशन कम आता है और बिफोर की कंडीशन में कमीशन जो है ज़्यादा आता है। बस कैलकुलेशन का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? कैलकुलेशन का। अब इस कमीशन की गणना हम शुद्ध लाभ निकलने के बाद कर सकते हैं, उससे पहले तो कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है ये कमीशन अभी तक हमने मैनेजर को दिया नहीं है। इसका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग है और फर्म के लिए खर्चा भी है। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे? 2 एंट्रियाँ यहाँ पर होती हैं एडजस्टमेंट की। एक तो होगी कमीशन देने की, भाई फर्म के लिए खर्चा है तो हम मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, क्योंकि भाई अभी तक हमने दिया नहीं है तो हम टू कैश या बैंक तो लिख नहीं सकते। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। और फिर जो ये मैनेजर कमीशन है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स
कमीशन। तो ये एंट्री हम यहाँ पर इस तरीके से दो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर कमीशन लिखा, ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन, और आउटस्टैंडिंग है इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। अब अमाउंट सपोज करो ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पर 22,000 और यहाँ पर भी 22,000, और ये वाला लोगे तो 20,000 और 20,000। तो आप लोगों को समझ में आया क्या? जल्दी से बताएं कि मैनेजर कमीशन वाला जो एडजस्टमेंट है वो आपको समझ में आ गया क्या? मैनेजर्स कमीशन वाला एडजस्टमेंट क्लियर है क्या आप लोगों को? क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों जो हैं कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों की जो एंटिटी है वो अलग अलग मानी जाती हैं। व्यापार का स्वामी व्यापार में जो पूंजी लगाता है उसके बदले में व्यापार उसे उसकी पूंजी के ऊपर ब्याज देता है। तो देता है इसका मतलब फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी कैश में नहीं दिया जाता। इसके बदले में क्या होता है? कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि व्यापार के स्वामी की जो पूंजी होती है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? मैंने कहा कैश में नहीं देते, लेकिन खर्चा है तो डेबिट तो करेंगे हम। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई खर्चा है इसलिए डेबिट करा हमने। अब हम नगद में तो दे नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं? व्यापार के स्वामी की पूंजी को बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमने कैपिटल को क्या करा? इंक्रीज कर दिया। हमने कैपिटल को क्या करा? इंक्रीज कर दिया। सपोज करो व्यापार के स्वामी की जो पूंजी थी वो कितनी थी? 2 लाख रुपए। हमें इस 2 लाख रुपए के ऊपर 5% की रेट से क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया। किसको दिया? व्यापार के स्वामी को दिया। तो हमने नगद में नहीं दिया, हमने उसकी पूंजी को क्या करा? बढ़ा दिया। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया? लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भाई व्यापार के लिए खर्चा है, पीएनएल में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में तो आ नहीं सकता, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम क्या करेंगे? पीएनएल के अंदर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज़। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल कितनी? 2 लाख रुपीज़, और उसमें क्या करेंगे? इसको ऐसे जोड़कर दिखाएंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज़।
तो पूंजी कितनी हो गई, 2,10,000 रुपये, यानी कि हमने पूंजी को क्या करा, बढ़ा दिया। मैंने अभी इनर कॉलम में इसलिए लिखा है कि भाई ड्राइंग वगैरह भी लेस होती है, नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है, नेट लॉस होता है तो लेस होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़कर मैंने कैपिटल को इनर कॉलम में ही लिखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट इजी एडजस्टमेंट है। इसे व्यापार के लिए क्या मानते हैं, खर्चा मानते हैं, और ये खर्चा नगद में नहीं किया जाता। इससे व्यापार के स्वामी की पूंजी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र, और इसको पीएनएल के डेबिट साइड में दिखा देते हैं और बैलेंस शीट की कैपिटल के अंदर कैपिटल में ऐड करके दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए, वो ये लिख रखा है कि इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन ट्रायल बैलेंस शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, तो हमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना है, हमें बैलेंस शीट में ऐड करके नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना, क्योंकि भाई वो एडजस्टमेंट एंट्री पहले ही कर चुके हैं। और हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो एक ही जगह जाएगी, दो जगह नहीं जाएगी। हाँ, एडजस्टमेंट में गिवन है तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसे दो जगह दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसका मतलब एडजस्टमेंट किया जा चुका है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो आपको केवल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड में दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है। किस साइड में दिखाना है, एज अ एक्सपेंसेस, आपको उसको केवल और केवल डेबिट साइड के अंदर ही दिखाना है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये एडजस्टमेंट। अब देखिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही चार्ज किया जाता है। तो भाई जब व्यापार जो है वो स्वामी को ये कहता है कि जब मैं आपको आपकी पूंजी के ऊपर ब्याज दे रहा हूँ तो आपने व्यापार से अपने निजी उपयोग के लिए जो भी रकम निकाली है या माल निकाला है या कुछ भी आपने निकाला है तो उस अमाउंट का आप भी बिजनेस को क्या करो, ब्याज दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये व्यापार के लिए क्या मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो व्यापार के लिए क्या मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को की एडजस्टमेंट एंट्री हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम पहली एंट्री कर सकते हैं भाई, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होगी, कम होगी। भाई वो इंटरेस्ट ऑन, जब हम पूंजी पर ब्याज नगद नहीं देते तो वो आहरण पर ब्याज भी नगद नहीं देगा। वो कहेगा कि आप एक काम करो, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरी कैपिटल को बढ़ाया था तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मेरी कैपिटल को कम कर दो, बात एक ही है। तो अब कैपिटल को कम करना है तो यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो हम चाहें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ये वाली जनरल एंट्री भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डायरेक्ट कैपिटल को क्या करा, कम कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये इनकम है तो ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगी, तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक तरीका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये है एडजस्टमेंट करने का। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा
इसके अंदर क्या हुआ कि हमने सीधा कैपिटल को कम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो भाई ये इनकम है तो हम इसको यहाँ पर दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि पीएनएल के क्रेडिट साइड में आएगा ये, क्योंकि ये व्यापार के लिए क्या है, आय है। फिर हम यहाँ पर कैपिटल दिखाएंगे। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में जोड़ा था, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एक तरीका तो ये है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से सीधे कैपिटल को क्या कर दें, कम कर दें। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट एंट्री का दूसरा तरीका क्या है, हम उसमें एंट्री करेंगे ये वाली। हम वहाँ पर क्या करेंगे, अब कैपिटल को डायरेक्ट डिक्रीज नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, ड्राइंग्स को इंक्रीज कर देंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, हम ये वाली जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। अब इसमें ट्रांसफ़र की एंट्री तो वही होगी, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकंड एंट्री जो है वो तो सेम है, बस यहाँ पर हमने कैपिटल को डायरेक्ट इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर हम कैपिटल को डायरेक्ट डिक्रीज कर दिया। यहाँ पर हम कैपिटल को डायरेक्ट डिक्रीज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं। और ड्राइंग्स अल्टीमेटली कैपिटल को कम ही करती है। तो या तो डायरेक्ट चले जाओ या फिर घूम कर जाओ। तो ये घूम कर जाने वाला तरीका है और ये डायरेक्ट वाला तरीका है। तो एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन के अंदर दोनों एंट्रियां आ सकती हैं, इसलिए मैंने आपको ये दोनों एंट्रियां लिखवाई हैं। तो वहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये जनरल एंट्री तो हमने कभी देखी ही नहीं। तो भाई ये भी है, क्योंकि ड्राइंग जो है अल्टीमेटली कैपिटल को ही क्या करती है, कम करती है। तो ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, भाई वो तो इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लेस करेंगे ड्राइंग्स को, क्योंकि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, ड्राइंग्स में ट्रांसफ़र कर दिया। इसलिए अब हम लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, लेस ड्राइंग्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेस ड्राइंग्स, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्राइंग्स अकाउंट के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो दोनों तरीके हैं, आप चाहें जो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है, इतना ही फ़र्क है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट डाल के, वही वाली बात, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो बैलेंस शीट में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना है। किस में दिखाना है, क्रेडिट साइड में दिखाना है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो आपको केवल और केवल जो है उसको क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो जल्दी से बताइए, ये वाला एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आ गया क्या? जल्दी से रिप्लाई करें कि आपको ये वाला एडजस्टमेंट भी समझ में आ गया क्या? देखिए, डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट, मैनेजर कमीशन का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट, ये चारों एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से समझ में आए क्या? रिप्लाई करें फटाफट से। यस। अब देखिए आगे, गुड्स यूज्ड अदर देन सेल, यानी कि अगर हम माल का उपयोग
बेचने के सिवा किसी और कार्य के लिए करते हैं, तो क्या अगर ये हमको सब चीज़ें एडजस्टमेंट में गिवन हो तो हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो भैया हमने माल को क्या करा, एज अ फ्री सैंपल बांट दिया। तो हम क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ध्यान से देखना, हम एडजस्टमेंट ये सब नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होने चाहिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, क्योंकि भाई खरीदा हुआ माल कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस कंडीशन के अंदर क्या एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। और फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। तो ये दो जनरल एंट्री हमको करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ एज स्टाफ वेलफेयर, तो हम क्या एंट्री करेंगे, अब हमने गुड्स को क्या करा, स्टाफ वेलफेयर के लिए स्टाफ के बीच में बांट दिया, है ना। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, क्योंकि भाई फिर खरीदा हुआ माल कम हो गया। अब ये स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। फिर गुड्स गिवन अवे इन चैरिटी, तो ये इन है, ठीक है ना, इन चैरिटी। तो हम क्या एंट्री करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, क्योंकि फिर खरीदा हुआ माल क्या हो गया, कम हो गया। और चैरिटी को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पीएनएल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चैरिटी अकाउंट। फिर क्या है, गुड्स यूज्ड इन ऑफिस, हमने क्या करा कि भाई हमारा जो गुड्स है वो ऑफिस पर्पस के काम में ले लिया। तो हम क्या एंट्री करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। और ऑफिस एक्सपेंसेस को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी कि माल, खरीदे हुए माल का उपयोग आप इन कामों में भी कर लेते हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, खरीदे हुए माल को मुफ्त में बांट देते हैं, कभी कभी हम खरीदे हुए माल को स्टाफ के अंदर बांट देते हैं, कभी कभी हम खरीदा हुआ माल दान में दे देते हैं, कभी हम खुद का खरीदा हुआ माल खुद ही के कार्यालय में काम में ले लेते हैं। तो इन सब कंडीशन के अंदर क्या होता है, परचेज कम होती है। क्या होती है, परचेज क्या होती है, कम होती है। हमेशा ध्यान रखना, इनकी एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसलिए इनको पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब इनको हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, अब देखो, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू परचेजेस, क्या लिखते हैं, टू परचेजेस लिखते हैं। फिर परचेज के अंदर से हम क्या माइनस कर देते हैं, परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं। तो नॉर्मली तो क्या होता है, ये परचेज रिटर्न ही होती है। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था विदाउट एडजस्टमेंट वाला, तो मैंने आपको कहा था कि भाई वैसे तो परचेज रिटर्न ही होती है,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने इस तरीके के एडजस्टमेंट भी आ जाते हैं। अब इनसे भी परचेज क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर सपोज करो हमने माल जो है ना, माल हमने मुफ्त में बांट दिया, तो हम यहाँ पे करेंगे लेस एडवर्टाइजमेंट। हमने माल जो है वो स्टाफ वेलफेयर में दे दिया, तो हम यहाँ पे करेंगे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। हमने माल चैरिटी में दे दिया, तो हम यहाँ पे करेंगे लेस चैरिटी। हमने माल को खुद के कार्यालय में काम में ले लिया, तो हम यहाँ पे करेंगे लेस ऑफिस एक्सपेंसेस। उसके बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो नेट परचेजेस का अमाउंट कहलाएगा। लेकिन बहुत रेयर चांस है कि इस तरह का एडजस्टमेंट होता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपसे इस तरह की जनरल एंट्री ज़रूर पूछी जा सकती है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और फिर हमने इन सबको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। हमने इन सबको कहाँ ट्रांसफ़र किया था, पीएनएल में, तो टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट, टू चैरिटी अकाउंट, टू चैरिटी अकाउंट, टू यहाँ पर हमने और ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये परचेज में से कम होंगे और सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, पीएनएल के अंदर आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, पीएनएल के अंदर। तो ये जो अगर ये सब चीज़ें एडजस्टमेंट के अंदर आ जाए, ये इस तरह के ट्रांजैक्शन आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट के अंदर गिवन हो, तो आपको पहले तो ये जनरल एडजस्टमेंट एंट्रियाँ करनी है। हर ट्रांजैक्शन की 2 एडजस्टमेंट एंट्रियाँ होगी, और उसके बाद आप ट्रेडिंग में से इनको परचेज में से लेस करके दिखाओगे और इनको पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करोगे, शो करोगे। तो यहाँ पर कोई डाउट है आप लोगों को किसी भी तरीके का, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है क्या? और यहाँ तक ये एडजस्टमेंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है क्या? जल्दी से बताएं। क्लियर है क्या ये वाला एडजस्टमेंट? चलिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब मैंने एक तो आपको बताया कि भाई आपने माल को जो है मुफ्त नमूने में बांट दिया, आपने अपने कार्यालय के कर्मचारियों में बांट दिया, आपने माल को दान में दे दिया, है ना, आपने खुद के कार्यालय के उपयोग में ले लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यापारी खुद के काम में भी ले लेता है। तो यहाँ पर क्या जनरल एंट्री होगी, यहाँ पर जनरल एंट्री जो होगी वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई पर्सनल यूज वर्ड आ गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। और ड्राइंग को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल में, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू परचेजेस और टू परचेजेस में से लेस करेंगे ड्राइंग्स को, क्योंकि भाई हमने खुद के उपयोग में ले लिया है ना। तो देखो, और यहाँ पर कैपिटल, और कैपिटल के बाद यहाँ पर लिखेंगे लेस ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग से क्या हो गई, कैपिटल जो है कम हो गई। तो इस एडजस्टमेंट को जो है हम इस तरीके से शो करेंगे। अगर हमने भाई खुद के काम में ले लिया तो फिर हम पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसमें भी परचेज क्रेडिट हो रही है, लेकिन ऊपर ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं होती, ड्राइंग से कैपिटल को डिक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर तो ट्रेडिंग और पीएनएल आ रहा था, यहाँ पर ट्रेडिंग और बैलेंस शीट आ रही है।
इसलिए मैंने इस एडजस्टमेंट को अलग लिखा है। भाई एक तो माल के उपयोग क्या होता है, भाई एक तो माल का उपयोग हो गया कि आपने मुफ्त नमूने में बांट दिया, कार्यालय के कर्मचारियों में बांट दिया, दान में दे दिया, खुद के कार्यालय के उपयोग में ले लिया, तब तो अपन को P&L अकाउंट और ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट करना है। कभी कभार व्यापारी जो है खुद के माल को खुद ही काम में ले लेता है, खुद के उपयोग में ही काम में ले लेता है, निजी उपयोग में काम में ले लेता है, तो उसके अंदर हमको ये 2 जनरल एंट्रियां करनी है। ट्रेडिंग तो बनेगा लेकिन P&L की जगह बैलेंस शीट के अंदर हमको दिखाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, अब पर्सनल यूज कॉस्ट प्राइस से एंट्रियां करनी है, यानी कि लागत मूल्य से एंट्री करनी है। अगर आपको मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दे रखी हो तो ये दोनों एंट्रियां कॉस्ट प्राइस से होगी। और इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे एडजस्टमेंट जो हैं किस पर होंगे, कॉस्ट पर होंगे। किस पर होंगे, ये सारी एंट्रियां जो हैं, ये सारी की सारी एंट्रियां किस पर होगी, कॉस्ट प्राइस पर होंगी, मार्केट प्राइस पर नहीं होगी। क्योंकि परचेजेस को हमेशा कॉस्ट प्राइस से कम करते हैं, मार्केट प्राइस से कभी भी कम नहीं करते। तो अगर एग्ज़ाम के अंदर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दे रखी हो तो आपको ये सारी जनरल एंट्रियां किस पर करनी है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर करनी है। तो ये वाले एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है ना। अब ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। अब देखिए गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये क्या होता है, गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। कभी कभी क्या होता है, इसको अपन हिंदी में कहते हैं पसंदगी के आधार पर, पसंदगी के आधार पर माल का विक्रय। इसे कहा जाता है पसंदगी के आधार पर माल का विक्रय करना। तो कभी कभी क्या होता है, व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल इस शर्त पर भेज देता है कि भाई आपको पसंद आए तो आप इसको रखना, अदरवाइज हम इस माल को क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। अब सपोज करो 31 मार्च आ गई और सामने वाले व्यापारी ने अपना निर्णय अभी तक हमको नहीं दिया, तो भाई एक तरीके से वो माल जो है अभी तक हम उसको क्रय नहीं मान सकते। भाई जब हमने उसको हम उसको विक्रय नहीं मान सकते, जब हमने उसको भेजा था तब तो हमने सेल्स मानकर एंट्री कर दी थी, लेकिन अभी तक उसने हमको जवाब ही नहीं दिया है कि भाई हमें उसको विक्रय मानना है या नहीं मानना है। क्योंकि हमने उसको माल जो है पसंदगी के आधार पर भेजा है और 31 मार्च आ चुकी है, लेकिन सामने वाले व्यापारी ने अभी तक हमको कोई भी निर्णय नहीं दिया कि भाई वो माल को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, और 31 मार्च आ चुकी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो भी माल हमने पसंदगी के आधार पर भेजा है, हम उसको सेल्स नहीं मान सकते। अगर हम सेल्स मान लेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि भाई सामने वाले से हमें जो है अभी तक स्पष्ट जवाब जो है प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, हम जो एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं, पहली एंट्री हम करते हैं सेल्स को कम करने की। तो हम एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। पहली एंट्री हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ध्यान रखिएगा क्योंकि हमको सेल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब तक हम सेल को, अगर हम सेल को बढ़ावा मान लेंगे तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी भाई, है ना, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? तो इस एंट्री में आपको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाली एंट्री हम किस पर करेंगे, सेलिंग प्राइस पर। किस पर करेंगे,
सेलिंग प्राइस पर, क्योंकि भाई हमने तो माल उसको सेलिंग प्राइस पर ही भेजा होगा। तो जब हमने उसको माल भेजा था तो हमने एंट्री करी थी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम उस एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और सेलिंग प्राइस पर ही हमको कम करना पड़ेगा। दूसरी एंट्री हम करेंगे स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये एंट्री हम किस पर करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर करेंगे, क्योंकि भाई हम इसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह मानेंगे। किस पर माने, किसकी तरह मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की तरह मानेंगे। तो ये वाला जो एडजस्टमेंट होता है इसके अंदर हमें थोड़ी सी अलग प्रकार की एंट्रियां करनी पड़ती है। एक तो हमको सेल्स को कम करना है, हमें डेटर्स को भी कम करना है, क्योंकि भाई हमें अभी तक उससे हाँ या ना का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम सेल नहीं मान सकते। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और एक एंट्री हमको करनी पड़ेगी कि हमें उसको स्टॉक के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल्स, ठीक है, और इसमें से लेस करेंगे स्टॉक ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। और कौन सी प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर। किस पर, सेलिंग प्राइस पर। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड करके दिखाऊंगा, ऐड स्टॉक ऑन अप्रूवल बेसिस। और ये एंट्री में किस प्राइस पर करूंगा, ये एंट्री में करूंगा, यहाँ पर ऐड करूंगा कॉस्ट प्राइस। क्या ऐड करूंगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेल्स कम हो गई और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डेटर्स, क्योंकि भाई डेटर्स को भी कम करना है, तो डेटर्स लेस स्टॉक ऑन अप्रूवल बेसिस। और ये किस प्राइस पर करूंगा मैं, सेलिंग प्राइस पर कम करूंगा। किस पर कम करूंगा, सेलिंग प्राइस पर। और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आता है, ऐड स्टॉक ऑन अप्रूवल बेसिस। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस को ऐड करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इस एडजस्टमेंट को दिखाने का तरीका ये होता है, इस एडजस्टमेंट को दिखाने का तरीका ये होता है, गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो एक तो सेल्स को कम करना पड़ता है। अगर आपको 31 मार्च तक सामने वाले का कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है तो आप उसको सेल नहीं मान सकते। आपको सेल को डिक्रीज करना पड़ेगा, डेटर्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, और आपको कॉस्ट प्राइस पर स्टॉक ऑन अप्रूवल बेसिस। अब यहाँ पर ये आप डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो अभी आपके गोदाम में नहीं है, वो अप्रूवल बेसिस पर सामने वाले के पास ही पड़ा है। तो इसलिए हम इस स्टॉक को किस नाम से मेंशन करेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक ऑन अप्रूवल बेसिस। तो स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। हाँ, हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में इसको ऐड करके ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि भाई हम यहाँ एंट्री कर चुके हैं और हम इसको क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, है ना। तो हम एक तरीके से आप समझ लो कि हमने एक एंट्री और कर दी,
क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट। अब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमने इसको ऐड करके दिखा दिया। तो एक तरीके से ये 3 जनरल एंट्री मैंने कर दी, और ये भी किस पर हुई है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुई है। किस पर हुई है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कि अकाउंट के अंदर हर एक चीज़ को बारीकी से मेंटेन करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, कहीं भी हिसाब किताब की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा मैटर होता है, और एक तरीके से हम कोई भी फ्रॉड वाला काम नहीं कर सकते। इसलिए एक एक चीज़ का के पीछे एक एक फिगर जो हमने अकाउंटिंग बुक्स में मेंटेन किया है, उसका प्रूफ हमारे पास होना चाहिए कि भाई हम ये यहाँ पर ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। तो उसके पीछे ये जर्नल एंट्रियाँ ही हैं, क्योंकि बिना जर्नल एंट्री के, अब इसको आप एडजस्टमेंट एंट्री कह लो, है ना, इनके बगैर आप इस तरीके से किसी चीज़ को मेंशन नहीं कर सकते। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ाई करी, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हम लोगों ने सीख लिया, है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट सीख लिया, हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट सीख लिया, हम लोगों ने अक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट सीख लिया, हम लोगों ने अनर्ड इनकम का एडजस्टमेंट सीख लिया, फिर हमने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट सीखा, किसका, डेप्रिसिएशन का, फिर हमने मैनेजर्स कमीशन का एडजस्टमेंट सीखा, ठीक है। फिर मैनेजर्स कमीशन के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर हमने गुड्स यूज्ड इन अदर वे, गुड्स यूज्ड इन अदर यूजेस, है ना, फिर हमने गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, ये वाला सीखा। फिर हमने सीखा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो हमने अभी तक जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 एडजस्टमेंट जो हैं अभी तक हम सीख चुके हैं। आप यहाँ से टैली कर सकते हो। पूरे 12 एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। अब 6 एडजस्टमेंट जो हैं और बचे हैं। कितने एडजस्टमेंट और बचे हैं? 6 एडजस्टमेंट और बचे हुए हैं जो हम लोग जो हैं कल की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।